नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसआई ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। हम आगामी परीक्षा 2023 एसएससी एमटीएस को देखते हुए ये हम अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं। आज हमारी क्लास 33वीं है और इसे हम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो आज कितने क्वेश्चन कवर होने वाले हैं? आज 25 क्वेश्चन विद स्ट्रेटेजी के और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो टाइमिंग कितनी है हमारी? 9 बजे। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मृदा की इस परत का रंग गाढ़ा हो जाता है और यह ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होती है। यह आमतौर पर नरम सरंध्र होती है और इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। क्या कहा जाता है? समझिए क्या होती है। उसमें जो मात्रा होगी ह्यूमस और खनिजों, क्या खनिज की मात्रा भरपूर होगी और यह आम तौर पर नरम और सरंध होती है। तो संस्तर स्थिति, ये तो कोई स्थिति नहीं। आधार सेल नहीं, आधार सेल तो समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा? ह्यूमस और खनिज पाया जाएगा? नहीं होगा। नरम और संदन होगी? नहीं होगी। समझ आ गया? तीसरा ऑप्शन क्या है? संस्तर स्थिति नहीं। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? बी संस्तर स्थिति, सी संस्तर स्थिति। और हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है कौन सा? शीर्ष मृदा। क्या? शीर्ष मृदा जो होती है हमारा, उसमें क्या पाया जाता है? हमारा ह्यूमस, क्या ह्यूमस पाया जाता है और हमारा खनिज पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमस और खनिज पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो आप बताइए, क्या पाया जाता है? खनिज। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक, चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? क्या ग्रैमी पुरस्कार जो पहले जीते थे, ए आर रहमान जीते थे, या फिर पंडित रविशंकर, या फिर जुबिन मेहता, या फिर जाकिर हुसैन? तो सबसे पहले जो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो हुआ था हमारे पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। किससे? सितार से। समझ गया? ये हमारे जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं। क्या है? तबला वादक। समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। ठीक, चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? क्या है? चीन की आधिकारिक भाषा जो है वो बंगाली है, वर्मी है, सिंगली है, मंदारिन है। तो चीन की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? मंदारिन है। क्या है? मंदारिन है। हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य? क्या शास्त्रीय नृत्य हमारे कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। बताइए शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? बताइए। हमारा कथक तो दिया ही है, मणिपुरी हो गया। क्या? मणिपुरी हो गया। और बताइए, और बताइए, जल्दी बताइए। मणिपुरी हो गया हमारा, और ओडिसी हो गया। क्या हो गया? ओडिसी हो गया। और हमारा अट्टम, कुछ याद आया? मोहिनी अट्टम। जहाँ अट्टम लग जाए क्या हो जाएगा हमारा? केरल का। किसका? केरल का हो जाएगा। और हमारा भरतनाट्यम हो गया। क्या हो गया? भरतनाट्यम हो गया। और बताइए, भरतनाट्यम। और बताइए, कुचिपुड़ी हो गया। क्या हो गया? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। और बताइए, कथकली हो गया हमारा। कितने हो गए? 6 हमने देख लिए, और एक हमारा कथक हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश का क्या हुआ? कथक हो गया, हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। लेकिन तमिलनाडु कौन सा है? तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। कौन सा? भरतनाट्यम। समझ में आया कि नहीं आ गया? क्या है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम। असम का, असम का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आ गया? और मणिपुरी किस, मणिपुर में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। तो इसमें हमारा मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा आपूर्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कम तरल है? क्या मुद्रा आपूर्ति की कौन सी विधि सबसे कम तरल है? बताइए। मुद्रा आपूर्ति पहले होती क्या है बताइए आप लोग? मुद्रा आपूर्ति शब्द से ही समझ में आ रहा है। क्या हो रहा है? शब्द से समझ में आ रहा है कि मुद्रा की आपूर्ति यानी आना है, मुद्रा का आना। समझ रहे हो? समझ नहीं समझ रहे? मुद्रा आपूर्ति जो नीति आई थी ये कब आई थी? ये 1977 में। किसने लाई थी? तो आरबीआई ने। किसने? आरबीआई ने। किसने लाई थी? आरबीआई ने। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति कितने प्रकार की होती है? तो ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? M1 हो गया हमारा, M2 हो गया, और M3 हो गया, M4 हो गया। क्या हो गया? M4 हो गया। देखिए कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ये M1 जो है ये हमें मुद्रा आपूर्ति का पहला मापक है। क्या पहला मापक कौन सा है मुद्रा आपूर्ति का? ये हमारा
एमोन है। समझ में आ गया नहीं आ गया? मुद्रा आपूर्ति का पहला मापक एमोन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर आप तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एमोन को हम नैरो मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या है? नैरो मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? हमारा जो पहला एमोन है, इसमें क्या होता है? इसमें मुद्रा जो होती है और नोटों की क्या होता है? हमारा कैलकुलेशन होता है। क्या होता है? मुद्रा और नोटों का कैलकुलेशन होता है। समझ आ गया? मुद्रा और नोटों का समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्या आगे देख लेते हैं? M2 क्या? M2 क्या होता है? M2 एमोन किसका? M2 एमोन का। समझिए, जो हमारा M2 होता है ये यमोन और डाकघर बचत बैंक का समझिए कि मिश्रण होता है। क्या होता है? डाक बचत बैंक का डाक बचत बैंक इसमें शामिल होती है। किसमें? M2 में। ठीक है, किसमें? M2 में क्या शामिल होती है? डाक बचत बैंक। किसका क्या शामिल होती है? डाक बचत बैंक। समझ गया? M1 प्लस डाक बचत बैंक को हम M2 कहते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। क्या हमारा M3 क्या? M3 समझ आ गया क्या? क्या M3? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्या देख लेते हैं? M3 क्या होता है? ये M1 और क्या? M1 और वाणिज्यिक सहकारी बैंक का मिश्रण होता है। क्या होता है? योग होता है। समझ आ गया? क्या? वाणिज्यिक और सहकारी बैंक का योग होता है। किसका? वाणिज्यिक और सहकारी बैंक का योग होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इसे एक नाम से और जानते हैं। क्या इसे एक नाम से और जानते हैं? कौन सा नाम? ब्रॉड मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी भी कहते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी भी कहते हैं। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा M4 है। क्या है? M4 M4 समझ रहे हैं? M4 को हम क्या कहते हैं? ये क्या होता है हमारा? M3 किसका? M3 का मिश्रण। समझ रहे हैं? M3 का मिश्रण होता है। समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये हमने मुद्रा आपूर्ति को विधिवत तरीके से समझ आ गया होगा। आपने देखिए, आप लोग एक वर्ड सुने होंगे। कौन सा वर्ड? एक वो आप लोग वर्ड सुने होंगे, मुद्रास्फीति। सुने कि नहीं सुने? मुद्रास्फीति ये सुने कि नहीं सुने? ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है बताइए? मुद्रास्फीति का मतलब कि जो मुद्रा है क्या हो? बढ़े या घटे। क्या हो? मूल्य गिरे या फिर बढ़े। समझ रहे हैं? एक प्रकार से वही हमारा क्या कहता है? मुद्रास्फीति। समझ आ गया? समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या वही हमारा मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक, चलिए हम लोग आप लोग एक वर्ड सुने होंगे। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा मुद्रा आपूर्ति। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन होता है। क्या? मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। किसके मूल्य में? मुद्रा मूल्य में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुद्रा मूल्य में परिवर्तन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। समझ में आ गया नहीं आ गया? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। वो हम चारों देख लेते हैं। वो हमारा है क्या? ठीक है, हम लिखेंगे नहीं, इसे बस समझ लेंगे। क्या करेंगे? बस समझ लेंगे। पहला हमारा हो गया मुद्रास्फीति। क्या हो गया? मुद्रास्फीति। स्फीति कुछ वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। मुद्रा स्फीति मतलब कि मुद्रा का जो मूल्य होगा क्या होगा? मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा और कीमतें बढ़ जाएंगी। किसमें? मुद्रा स्फीति में क्या होगा? जो हमारी मुद्रा होगी उसका जो क्या होगा? मूल्य होगा वो गिर जाएगा और जो कीमतें होंगी वो बढ़ जाएंगी। क्या होंगी? कीमतें हमारी बढ़ जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी। ठीक है, क्या होगी? हमारी कीमतें बढ़ जाएंगी। समझ आया नहीं आ गया? अगला हम देख लेते हैं। अभी हमने पहला देखा। क्या पहला प्रकार देख लिया? दूसरा आप देख लेते हैं अस्फीति। क्या? अस्फीति। अस्फीति किसे कहते हैं? अस्फीति किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए। ये क्या होगा? ये जस्ट क्या होगा? इसका विपरीत होगा। किसका? मुद्रास्फीति का। इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसमें मुद्रा अस्फीति में क्या होगा? मुद्रा का जो क्या होगा? मूल्य क्या होगा? मुद्रा का मूल्य जो होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसका? मुद्रा का जो मूल्य होगा वो बढ़ जाएगा और कीमतें क्या होंगी? घट जाएंगी। क्या होंगी? कीमतें घट जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आ गया? क्या होंगी? कीमतें घट जाने वाली होंगी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। ठीक है, अगला हमारा क्या हो जाता है? मुद्रा संस्फीति। क्या? मुद्रा संस्फीति। समझ में आ गया नहीं आ गया? मुद्रा संस्फीति।
ध्यान से देखिए, मुद्रा संस्कृति क्या होता है, ध्यान दीजिए। मुद्रा संस्कृति किसे कहते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ठीक है। क्या हो, जब क्या कोई क्या हो, जब जानबूझकर, क्या हो, जब जानबूझकर आप क्या करें, किसी चीज़ का मूल्य आप बढ़ाएं, क्या समझ रहे हैं, क्या करें, जब आप जानबूझकर क्या करें, जानबूझकर आप मुद्रा और कीमत, समझ रहे हैं, मुद्रा का जो होगा, समझ रहे हैं, मुद्रा का जो मूल्य होगा उसे हम बढ़ाएं और कीमत को भी बढ़ा दिया, वो भी कब, जानबूझकर, तो वो हमारा कहलाता है मुद्रा संस्कृति। समझ आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना हुई होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं, क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं, समझिए। अगला हमारा क्या है, मुद्रा अपस्फीति, क्या, संस्कृति हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं मुद्रा अपस्फीति, ठीक। समझ में आया कि नहीं आ गया, ठीक है। क्या, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति क्या होती है, ध्यान दीजिए, क्या होगी, ये जस्ट इसी का उल्टा हो जाए, क्या होगी, समझिए। वे सभी क्रियाएं, मुद्रास्फीति में वे सभी क्रियाएं होती हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं, समझिए, ध्यान दीजिए, देखिए क्या होगा, मुद्रा अपस्फीति में वे सभी क्रियाएं होंगी जो क्या होंगी, जो हमारी मुद्रास्फीति को रोकने में, क्या, मुद्रास्फीति को रोकने में मदद करें, क्या करें, मुद्रास्फीति के रोकने के लिए प्रयोग हो। समझ में आ गया, क्या हमने समझा कि मुद्रा अपस्फीति किसे कहेंगे, मुद्रा अपस्फीति उसे कहेंगे जो मुद्रास्फीति को रोकने में क्या हो, प्रयोग हो, ठीक है। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ होगा, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया था। देखिए, छोटा नागपुर बेल्ट कौन हो जाता है हमारा, ध्यान दीजिए, ये हमारा जो झारखंड, ये हमारा झारखंड जो वाला एरिया हो जाता है, झारखंड, समझ रहे हैं, झारखंड को ही हम जानते हैं छोटा नागपुर के पठार, क्या, जो झारखंड को हम कह सकते हैं कि छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, दूसरे नाम से हम जानते हैं, ठीक है। समझ ना, क्या, ये झारखंड हो गया हमारा, ठीक है। झारखंड के ये बगल वाले एरिया में थोड़ा सा फैला हुआ है, ये पश्चिम बंगाल ऊपर वाले साइड में, और इधर भी थोड़ा सा फैला हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, हम लोगों ने झारखंड में पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे जो है हमारे अभ्रक पाए जाते हैं, अभ्रक, अभ्रक पाए जाते हैं। तो अभ्रक में क्या होता है, कोयला आ जाता है, क्रोमाइट हो गया हमारा, लौ अहस्क हो गया, लेकिन सोना यहाँ नहीं पाया था, क्या नहीं पाया जाता है, यहाँ पे सोना नहीं पाया था, क्या नहीं पाया जाता है, यहाँ पे सोना नहीं पाया जाता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, क्या होने वाला है, दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, कनिष्क किस राजवंश का शासक था। तो सबको पता होगा कनिष्क क्या था, कुषाण वंश, किसका, कुषाण वंश का शासक था, ठीक है। समझ में आ गया क्या, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, कौन था, श्रीगुप्त। समझ में आया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा इसमें कौन सा सही है, इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। समझिए, तेलुगु नव वर्ष क्या है, आंध्र प्रदेश साइड में क्या उगादी त्यौहार मनाया जाता है, क्या, उगादी त्यौहार, इधर में तेलुगु नव वर्ष, ये हमारा उगादी जो त्यौहार होता है, ये तेलुगु नव वर्ष, ये हमारे दक्षिण भारत में मनाया जाता है, ठीक है, तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। समझ आ गया, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे, दक्षिण भारत में। समझ आ गया। ओणम कहाँ का त्यौहार है, बताइए, ये कहाँ का है, ये केरल का त्यौहार है, कहाँ का, केरल का। समझ में आ गया, यहाँ कोई दिक्कत। पोंगल कहाँ का त्यौहार है, बताइए, पोंगल हमारा कहाँ का है, तमिलनाडु का, ठीक है, कहाँ का, तमिलनाडु का। समझ में आ गया नहीं आ गया। और हमारा ये गुड़ी पड़वा हमने छोड़ दिया, क्या, गुड़ी पड़वा कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है, क्या है, ये महाराष्ट्र का है। ये कब मनाया जाता है, तो ये चैत्र की नवरात्रि, क्या, ये चैत्र की नवरात्रि नव वर्ष के रूप में गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए, कोई दिक्कत आपको हो रही है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी का उदाहरण, क्या, स्वपोषी, जो क्या हो, खुद अपना भोजन बनाए, क्या, किसी दूसरे पे आश्रित ना हो, स्वपोषी बोला है ना, स्वपोषी यानी क्या हो, अपना भोजन स्वयं वो बनाए। समझ में आ गया नहीं आ गया, क्या करे, अपना भोजन स्वयं बनाए, ठीक है।
तो प्रोटोजोआ नहीं बनाते हैं, ये क्या होते हैं, दूसरे पे निर्भर होते हैं। जानवर भी जानते हैं आप लोग, जानवर को खिलाते हैं, घर पे आप लोग को जानवर होगा। हरे पौधे, तो हाँ हरे पौधे ये खुद बनाते हैं। और वायरस ये दूसरे पे निर्भर होते हैं, समझिए। हरे पौधे क्या करते हैं, ये खुद अपना भोजन बनाते हैं। किस क्रिया द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये खुद बनाते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया, किस क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खुद अपना भोजन बनाते हैं। कौन से, हरे पौधे। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्वपोषी हैं, क्या, खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं। समझ आ गया, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का एक रासायनिक तत्व है। क्या, आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है, बताना है कि एक उत्कृष्ट। समझिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उत्कृष्ट का मतलब समझ रहे हैं, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब कि जो काम का ना हो, समझिए एक प्रकार से क्या है ये। उत्कृष्ट का मतलब है कि जो अक्रिय गैस नहीं होता, अक्रिय तत्व, वही है। समझ आ गया। इसमें कौन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है। ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है, ये सीधा सीधा नहीं बोला अक्रिय, ये बोल दिया उत्कृष्ट। क्या बोल दिया, उत्कृष्ट। समझ आ गया। इसमें हमारा नियान है, क्या, नियान। समझ में आ गया नहीं आ गया। इसका सिंबल क्या होता है, सिलिकॉन का SI, और नाइट्रोजन का N, फ्लोरीन का F। क्योंकि अभी हमने पिछले सेट में जो किया था पेपर, उसमें देखिए आया हुआ था कि सिंबल किसका क्या है। समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। क्या लगाया था, गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया था। 1919 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1921 ईस्वी। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो जो प्रेस पर स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था वो 1904 ईस्वी, यानी तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है। क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है। चिली, चीन, कोलंबिया, कनाडा। समझिए, ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है, बताइए ध्रुवीय क्षेत्र। तो बताइए चीन, चिली, कोलंबिया, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर बताना है। समझिए, ध्रुवीय क्षेत्र, ये हमारा क्या है, ग्लोब हो गया, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र मतलब देखिए, ये हमारा है कहाँ है, कनाडा, ठीक है। कनाडा हमारा क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र में आता है। समझ आ गया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता है, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। किसको, डिस्को किंग, बप्पी लहड़ी, वनराज भाटिया, अनुपम श्याम, चंद्रशेखर जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही होने वाला है। बहुत ही फेमस नाम है बप्पी लहड़ी। कौन सा, बप्पी लहड़ी, पहला ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मार्च 2022 में अपशिष्ट जल ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको बताना है। सुजलाम 2.0, जल संरक्षक 2.0, जल संरक्षक 2.0, सुजलम। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, क्या, सुजलम 2.0 चला गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कार्यबल की आबादी में किस वर्ष के बीच लोग शामिल होते हैं। क्या, कार्यबल की आबादी में किस वर्ष के बीच लोग शामिल होते हैं। बताइए 20 से 55 वर्ष के बीच, 18 से 45, 17 से 55, 15 से 59। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर बताना है कि कार्यबल की आबादी में कौन से 15 से 59 वर्ष के लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है। बताइए कौन सा कार्य जो लोक सेवा आयोग का नहीं है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों के या पदों का आरक्षण करते समय परामर्श देता है। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आपको समझना, ये तो यही पहला बार ऑप्शन सही होगा भाई। UPSC लोक सेवा आयोग का ये काम थोड़ी ना होता है कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करते समय परामर्श देगा, बिल्कुल नहीं। ये हमारा ऑलरेडी आरक्षण दिया गया है, ठीक है, पिछड़े वर्ग के लिए। ये इसमें कोई हस्तक्षेप लोक सेवा आयोग नहीं कर सकती, ठीक है। हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, आपको ध्यान देना है। हम क्या देखें, चलिए देख ही लेते हैं। नागरिक क्षमता में राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामले में परामर्श देता है। बिल्कुल भाई, वो कार्य करते हैं तो परामर्श देंगे। राज्य सरकार के अधीन सेवा के दौरान किसी व्यक्ति के चोटिल होने के संबंध में पेंशन देने के किसी भी दावे पर परामर्श देता है। बिल्कुल देता है भाई। यह राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। बिल्कुल करता है। करता है कि नहीं करता है, बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग करेगा कि नहीं करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग क्या करेगा, ये राज्य में नियुक्ति करता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला रजत पदक भारोत्तोलन में जीता था। कहाँ जीता था, रियो डी जेनेरियो, टोक्यो, लंदन, बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना है। तो कहाँ हुआ था हमारा जो 2020 वाला
ओलंपिक कहाँ हुआ था बताइए। ये हमारा हुआ था टोक्यो में। कहाँ हुआ था? 2020 का ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। समझ आ गया नहीं आ गया? यहीं जीता था किसने? मीराबाई चानू ने पहला रजत पदक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो। भारत के यदि नागरिक जो है उसका जो मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो क्या करता है वो 200 क्या वो सीधे आर्टिकल 32 के तहत, किसके? आर्टिकल 32 के तहत सीधे कहाँ जा सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल कितने के तहत? 228 के तहत। किसके? 228 के तहत वो सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। समझ गया? 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और 228 के तहत हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। उसे पहले उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी, उसे केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी, उसे पहले जिला अदालत में अपील करनी होगी, उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का। अभी हमने बताया कि क्या होगा यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार यदि छीनने लगेंगे, आप उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? तो वो सीधा जाएगा आर्टिकल कितने के तहत? आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और आर्टिकल 228 के तहत वो सीधा हाई कोर्ट जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो ये भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही भयानक घटना थी। क्या थी? बहुत ही भयानक घटना थी। इसमें बहुत ही मजदूरों की मौत हुई थी। ठीक है, यह हमारा क्या था? मेथिल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था। समझ में आया कि नहीं आ गया? और बहुत ही व्यक्तियों की जान गई थी। बताइए किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपको आंसर बताना है। तो ये हमारी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, पृथ्वीराज चौहान। आपको बताइए। तो पृथ्वीराज चौहान तो हो ही नहीं सकता, ये हमने कट कर दिया। बताइए। और देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये भी नहीं हो सकता, ये हमने कट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी हमने कट किया। रजिया सुल्तान के बाद गयासुद्दीन बलबन बना था। कौन? गयासुद्दीन बलबन। देखिए जब क्या हुआ, ये रजिया सुल्तान ये पुरुषों की तरह, क्या ये पुरुषों की तरह चोगा पहन के क्या करती थी? शासन करती थी। समझ आ गया? क्या पुरुषों की तरह चोगा पहन के, ये क्या है? पर्दा प्रथा को बिल्कुल त्याग दी थी। समझ आ गया? ठीक है, क्या करी इसने? पर्दा प्रथा को त्याग दी। ठीक है, और ये पहली मुस्लिम महिला शासक थी। क्या ये पहली महिला शासक थी मुस्लिम? ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक, कुतुबुद्दीन ने क्या बनवाया था? देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ने क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, पूर्ण किसने कराया? तो पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया था। क्या कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया? किसने कराया? तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी थी? समझिए क्या है क्वेश्चन नंबर आपको 22 का आंसर। अधिकांश मोहरें ईंट की बनी थी, सिलखड़ी बनी थी, पीतल, ग्रेनाइट। नहीं, किसकी बनी होती थी? सिलखड़ी की बनी होती थी। हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलनात्मक पुस्तक प्रकाशित की? क्या स्त्री पुरुष तुलनात्मक पुस्तक किसने प्रकाशित की? पंडित रमाबाई ने, शशि देशपांडे, ताराबाई शिंदे, अनीता देसाई। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। किसने? ताराबाई शिंदे ने। किसने? ताराबाई शिंदे ने पुस्तक प्रकाशित की, स्त्री पुरुष तुलना। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था? किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो बताइए। मेहमान के लिए, महसूस के लिए, मुस्कुराहट के लिए, मुबारक के लिए। बताइए कौन सा एल्बम था जिसके लिए ग्रैमी पुरस्कार सोनू निगम ने जीता था? तो मुबारक। क्या मुबारक एल्बम के लिए इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था सोनू निगम ने। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डेमन गलगुड को उनकी पुस्तक के लिए फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बताइए बुकर पुरस्कार डेमन गलगुड को, क्या गलगुड को किस पुरस्कार से, बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? बताइए किसके लिए सम्मानित किया गया? ए पैसेज नॉर्थ, द प्रॉमिस, द फॉर्चून मैन और ग्रेट सलकर। आपको बताना है किस पुस्तक के लिए इन्हें, किस फिक्शन के लिए, क्या किस फिक्शन के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था? ठीक है, आपको बताना है द पैसेज नॉर्थ, द प्रॉमिस, द फॉर्चून मैन, ग्रेट सर्कल। कौन सा सही हमारा? द प्रॉमिस के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गुलगुड को प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक अपना अपना ख्याल रखिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। समझ आ गया? चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आपके लिए बहुत ही कंटेंट अच्छा होने वाला। ऑलरेडी हमारी जो एलपी के बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट ले आ रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू रख के पढ़ाइए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एलपी के लिए हमने जीएस, पहले जीएस कंप्लीट करेंगे और मैथ कंप्लीट करेंगे। जब तो सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग, ठीक है। अभी क्या है, जब फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें टेक्निकल नहीं होता है, तो आप टेक्निकल रिवीजन करते रहिए। लेकिन अभी क्या है, फोकस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर यदि नहीं निकलेगा तो आपका सेकंड पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। समझ गया? चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।